नमस्कार। आप सबका एक बार से फिर से डायनेमिक नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबका स्वागत है। आज फिर एक और नया टॉपिक है जिसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। आपकी थोड़ा लंबा समय तक वेट करना पड़ा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ हेल्थ इशू था, इसकी वजह से चीज़ देखने को मिली। आगे से अब रेगुलर डेली क्लासें आएगी। तो हम बात करते हैं आज एनजी ट्यूब इंसर्शन के बारे में। जो हमारे पास एनजी ट्यूब है, उस एनजी ट्यूब को इंसर्ट करने के डेफिनेशन क्या होती है, उसके पर्पज़ क्या है, हमारे पास इंडिकेशन कैसे है, इसका प्रोसीजर क्या है, उस सब के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास जो एनजी ट्यूब होती है, उस एनजी ट्यूब को इंसर्ट क्यों करते हैं अपन, क्या रीजन होता है, क्या पेशेंट होते हैं जिनके अंदर अपन इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, जिनके मैं सिर्फ एनजी फीडिंग नहीं पढ़ा रहा, एनजी ट्यूब को इंसर्ट करना बता रहा हूँ। एनजी फीडिंग का मतलब तो एक ही चीज़ हो गई कि अपन उस पेशेंट को ओनली फीडिंग के पर्पज से ही अपन उसको ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब मैं ओनली यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ एनजी ट्यूब इंसर्शन है। तो इसके बारे में अपन जो भी पेशेंट से रिलेटेड, जरूरी नहीं है कि अपन उसको फीडिंग करवाए, एस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी करवाएंगे। पेशेंट का स्टमक डिकम्पटेशन करना है, उसके लिए भी अपन एनजी ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं। पेशेंट ने कुछ खा लिया हो, पॉइजन वगैरह, उसको बाहर निकालने के लिए कर सकते हैं अपन। उसके अलावा पेशेंट को कोई भी जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उनसे रिलेटेड भी अपन इस पेशेंट को एनजी ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एनजी ट्यूब इंसर्शन की डेफिनेशन के बारे में, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन पर सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, ए स्मॉल साइज ट्यूब, ए स्मॉल साइज ट्यूब इंट्रोड्यूस into the stomach through nose। एक स्मॉल साइज ट्यूब होती है जिसको स्टमक के अंदर इंसर्ट किया जाता है, किसके द्वारा, नोज के द्वारा अपन उसको इंसर्ट करते हैं। इसके अलावा एक डेफिनेशन और बात करें कि और डेफिनेशन कौन सी है, तो उस डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। ए ट्यूब दैट इज इंसर्टेड, a tube that is inserted a tube that is inserted through the nose down the throat, nose down the throat and esophagus और उसके इसोफेगस के वहां से कहां पे इंट्रोड्यूस कर जाती है, अपने को स्टमक के अंदर इंसर्ट कर दी जाती है। इसोफेगस and into the stomach, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है एनजी ट्यूब इंसर्शन की। पहली डेफिनेशन मैंने बताई, ए स्मॉल साइज ट्यूब दैट इंट्रोड्यूस, इंसर्ट करी जाती है, एक छोटी साइज की ट्यूब होती है जिसको इंसर्ट किया जाता है कहाँ पे, स्टमक के, किसके माध्यम से, नोज के थ्रू अपन उसको इंसर्ट किया जाता है। दूसरी डेफिनेशन है कि ट्यूब दैट इज इंसर्टेड थ्रू द नोज, थ्रोट, इसोफेगस और उसके माध्यम से कहा, स्टमक के अंदर उसको इंसर्ट किया जाता है। तो ये हमारे पास इसी डेफिनेशन है एक लाइन की, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन इसके पर्पज की, कि इसके जो हमारे पास एनजी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं अपन, उस एनजी ट्यूब को इंसर्ट करने के हमारे पास पर्पज क्या क्या है। तो पर्पज के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो हमारी एनजी ट्यूब है, उस एनजी ट्यूब को अपन क्यों लगा रहे हैं भाई, क्या कारण है, क्या रीजन है कि किस पेशेंट को लगा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई है पेशेंट को,
उनके बारे में अपन बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है जिसकी वजह से अपन एक ट्यूब उस पेशेंट को या किसी व्यक्ति को लगा रहे हैं। पर बात करते हैं इसके पर्पज। ठीक है, तो पर्पज में सबसे पहले बात करें, नॉर्मली एक ट्यूब है उसको फीडिंग करवाने के लिए अपन यूज में ले रहे हैं। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं यहां पे फॉर फीडिंग। पर्पज में सबसे पहले फॉर फीडिंग, किसी पेशेंट को फीड करवाना हो उसके लिए अपन एनजी ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर फीडिंग। दूसरा गैस्ट्रिक एनालिसिस, गैस्ट्रिक एनालिसिस, उसके बाद में गैस्ट्रिक लेवाज। ठीक है, फॉर फीडिंग, कुछ खिलाना हो पेशेंट को उसके लिए गैस्ट्रिक एनालिसिस, उसके लिए या फिर गैस्ट्रिक लेवाज, पेशेंट ने कोई पॉइजन वगैरह खा लिया हो तो उस पॉइजन वगैरह या जो भी उसके अंदर कोई खराब चीज है उसको बाहर निकालना हो तो उन चीज के लिए भी अपन एनजी ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने बताया था डिकम्प्रेशन ऑफ स्टमक, फॉर डिकम्प्रेशन ऑफ स्टमक, जो स्टमक है उसको डिकम्प्रेस करने के लिए। उसके अलावा पेशेंट है उसको कोई भी गैसियस प्रॉब्लम आ गई हो तो उससे रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए, तो फॉर रिलीफ रिलीफ फ्रॉम गैसियस डिस्टेंशन, कोई पेशेंट है उसको गैसियस प्रॉब्लम है उससे रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए। या फिर मैंने बताया था कि कोई भी सांस लेने में परेशानी आ रही हो पेशेंट को तो उसके लिए भी अपन एनजी ट्यूब का फीडिंग एनजी ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं। तो रिड्यूस द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, रिड्यूस द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। और इसके अलावा और किस चीज़ है जो पेशेंट को एनजी ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं, कोई कारण हो पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करवानी हो अपने को तो उस पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी अपन एनजी ट्यूब इंसर्ट करवा सकते हैं। फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये हमारे पास पर्पज है जिनके लिए अपन पेशेंट को एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं। तो पर्पज हमारे पास क्या क्या आ गए, फॉर फीडिंग, पेशेंट को फीड करवाना हो उसके लिए अपन पेशेंट को एनजी ट्यूब लगा सकते हैं। दूसरा गैस्ट्रिक एनालिसिस, पेशेंट का गैस्ट्रिक एनालिसिस करना हो उसके लिए अपन एनजी ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा कोई पेशेंट है उसने पॉइजन वगैरह कुछ खा लिया हो तो उनको बाहर निकालने के लिए अपन एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं। उसके अलावा फॉर डिकम्प्रेशन ऑफ स्टमक और रिलीव फ्रॉम गैसियस डिस्टेंशन, उसके अलावा रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, उस प्रॉब्लम से राहत दिलाने के लिए और पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो ये हमारे पास इसके पर्पज है जिनकी वजह से अपन पेशेंट को एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो पर्पज यहां तक कंप्लीट हुए। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके इंडिकेशंस के बारे में कि जो हमारे पास एनजी ट्यूब है इसके हमारे पास इंडिकेशन क्या क्या है। तो इंडिकेशंस के बारे में हम बात करें कि कौन कौन से इंडिकेशन है और वो इंडिकेशन कौन सबके एडवांटेज हम बात करेंगे एक एक करके। जो भी हमारे पास इसके एडवांटेज होंगे, इंडिकेशन हमारे पास उनके एडवांटेज है, उन सबके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। इंडिकेशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास इंडिकेशन है गैस्ट्रेक्टोमी।
पहला हमारे पास है गैस्ट्रेक्टोमी। गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब क्यों अपन कर रहे हैं पेशेंट को, क्या इसका एडवांटेज है। जो गैस्ट्रेक्टोमी है हमारे पास उसका एडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज हमारे पास जो एस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है पेशेंट को उससे रिलीफ दिलाने के लिए। तो इसमें अपना एडवांटेज होगा प्रिवेंट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, प्रिवेंट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास गैस्ट्रेक्टोमी, इसका एडवांटेज क्या है हमारे पास, प्रिवेंट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। दूसरा हमारे पास बात करें हम तो डेसिडुअल अल्सर। तो डेसिडुअल अल्सर उसका हमारे पास एडवांटेज क्या होगा, पेशेंट है उसके अंदर जो एसिड इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से पेशेंट को डेसिडुअल अल्सर देखने को मिल रहा है, तो उसका एडवांटेज हमारे पास क्या होगा, प्रिवेंट या रिड्यूस एसिडिक इफेक्ट। तो इसका हमारे पास एडवांटेज हो गया रिड्यूस एसिडिक इफेक्ट। ठीक है, दूसरा हमारे पास रेसिडुअल अल्सर, उसका एडवांटेज क्या हमारे पास, इसका रिड्यूस एसिडिक इफेक्ट। तीसरा हमारे पास है पॉइजनिंग केसेस, पॉइजनिंग केसेज। तो पॉइजनिंग केसेज है, कोई पेशेंट ने पॉइजन खा लिया हो तो उन पेशेंट के अंदर अपन क्या काम करेंगे, इसका किस तरीके से यूज में लेंगे। तो मैंने भी बताया था कि कोई पेशेंट है जिसने पॉइजन वगैरह कुछ खा लिया हो तो उस पेशेंट के जो पॉइजन है उसको बाहर निकालने के लिए फॉर लिवाज, इसका हमारे पास एडवांटेज है फॉर गैस्ट्रिक लेवाज। फॉर गैस्ट्रिक लेवाज। उसके अलावा और कौन सा पेशेंट हो सकता है, जैसे कि कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट है तो अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर, उसके अलावा सर्जिकल पेशेंट है तो सर्जिकल पेशेंट हो गया, कोमा पेशेंट है तो वो पेशेंट हो गया, उसके अलावा कोई बेड रिडन पेशेंट है तो उनका हो गया। तो इनके अंदर किस काम के लिए अपन एनजी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, फॉर फीडिंग करवाने के लिए। तो चौथा हमारे पास आ गया अनकॉन्शियस कोमा बेडरिडन और सर्जिकल पेशेंट। इसके अंदर हमारे पास एडवांटेज क्या होंगे, फॉर फीडिंग। उस पेशेंट को क्या करवाने के लिए, फीडिंग करवाने के लिए। ठीक है, हो गया यहां तक। तो ये हमारे पास इसके क्या हो गए, इंडिकेशन कि उस पेशेंट के इंडिकेशन सॉरी इसके जो इंडिकेशन है कि क्यों अपन के चीजें कर रहे हैं। तो सबसे पहला गैस्ट्रेक्टोमी, इसका एडवांटेज है कि अपन गैस्ट्रेक्टोमी का प्रिवेंट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, जिस पेशेंट को सांस लेने में परेशानी हो, गैस्ट्रेक्टोमी प्रॉब्लम, उसके लिए। दूसरा डेसिडुअल अल्सर, तो वहां पे क्या करेगा, जो हमारा एसिडिक इफेक्ट है उस एसिडिक इफेक्ट को रिड्यूस करेगा। तीसरा हमारे पास कोई पॉइजनिंग केसेज है तो उन पॉइजनिंग केसेज में किस प्रकार से काम आएगा, उस पेशेंट के जो कुछ पॉइजन लिया उसको बाहर निकालने के काम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास अनकॉन्शियस है, कोमा पेशेंट है, बेड रिडन पेशेंट है। बेड रिडन का मतलब जो लंबे समय तक पेशेंट बेड पे पड़ा हो किसी बीमारी से रिलेटेड, वो पेशेंट हो या फिर कोई भी सर्जिकल पेशेंट हो, तो उनके अंदर क्या काम आएगा, हमारे फॉर फीडिंग करवाने के लिए, उन पेशेंट को खाना प्रोवाइड कराने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसके इंडिकेशन।
इंडिकेशन के बाद में बात करते हैं इसका जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के बारे में। हम इसके बारे में बात करते हैं, इसके नेक्स्ट इसका जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के बारे में। तो प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले अपन क्या क्या चीज़ें अपने को ज़रूरत पड़ती है, तो अपन उसके लिए क्या करेंगे, आर्टिकल कलेक्ट करेंगे। तो आर्टिकल कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले अपन कौन कौन से आर्टिकल है उनको कलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रूरत पड़ेगी हमें एनजी ट्यूब की। जो हमारे पास ट्यूब है उस ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास अलग अलग प्रकार की ट्यूब है, उन ट्यूब के बारे में अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ट्यूब है। तो हम यहाँ के बात करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर में हमारे पास पहला पॉइंट है कलेक्ट आर्टिकल्स। कलेक्ट आर्टिकल्स। अब कलेक्ट आर्टिकल में सबसे पहले अपन क्या लेंगे, एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब। तो हमारे पास कौन कौन सी ट्यूब है उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ट्यूब है लेविन ट्यूब। सबसे पहले हमारे पास कौन सी है, लेविन ट्यूब। लेविन ट्यूब एक हमारे पास दो प्रकार की ट्यूब होती है, सिंगल ल्यूमेन ट्यूब और डबल ल्यूमेन ट्यूब। तो हमारे पास जो लेविन ट्यूब है एक सिंगल ल्यूमेन नॉर्मली जो सिंगल ल्यूमेन ट्यूब होती है वो एक सिंगल ल्यूमेन ट्यूब है हमारे पास, कौन सी, लेविन। ये हमारे पास जो काम आती है सबसे ज्यादा वो किसी पेशेंट को क्या काम आती है, फीडिंग करवाने की, या फिर लेवाज यानी कि कोई भी पेशेंट इसने पॉइजन वगैरह कुछ खा लिया हो उसको बाहर निकालने के लिए मोस्ट कॉमनली अपने पास ये यूज में आ जाती है। और यूज इन इंटरमीडिएट फीडिंग, उसके लिए भी अपन इसको काम में ले सकते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं अपन। ये क्या है, सबसे पहले सिंगल ल्यूमेन ट्यूब। कौन सी हमारे पास, ये सिंगल ल्यूमेन ट्यूब है। उसके अलावा मोस्ट कॉमन यूज फॉर फीडिंग और लेवाज। मोस्ट कॉमन यूज फॉर फीडिंग एंड गैस्ट्रिक लेवाज। उसके अलावा यूज इन इंटरमिटेंट फीडिंग, ये हमारे पास जो लेविन ट्यूब है उस ट्यूब के बारे में कि ये एक सिंगल ल्यूमेन ट्यूब होती है जो मोस्ट कॉमनली किस किस चीज में काम में ली जाती है, पेशेंट को फीडिंग करवाने और इलाज के लिए अपन इसको काम में ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी ट्यूब है, लेविन ट्यूब। उसके बाद में हमारे पास दूसरी ट्यूब है, वो दूसरी ट्यूब हमारे पास है डबॉफ ट्यूब। दूसरी है हमारे पास डबॉफ ट्यूब। ये भी हमारे पास एक सिंगल ल्यूमेन ट्यूब होती है स्मॉल साइज की, जो किसमें काम ली जाती है, अपन पेशेंट को कंटिन्यूअस फीडिंग करवानी हो उसके दौरान अपन इसको काम में ले जाती है। तो ये हमारे पास इट इज ए सिंगल ल्यूमेन ट्यूब, इट इज ए सिंगल ल्यूमेन ट्यूब, सिंगल ल्यूमेन स्मॉल साइज ट्यूब, सिंगल ल्यूमेन स्मॉल साइज ट्यूब। और काम किस में ली जाती है अपने को, ये जो कंटिन्यूस फीडिंग करवानी हो पेशेंट को उसके लिए काम में ली जाती है। तो दैट इज यूज इन
कंटिन्यूअस फीडिंग, जिस पेशेंट को लगातार कंटिन्यूअस फीडिंग करवानी हो उसके अंदर अपन डबोफ ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है फ्रेका ट्यूब। कौन सी हमारे पास तीसरी? फ्रेका। जो फ्रेका ट्यूब हमारे पास वो क्या होती है? ये एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है। ट्रांसपेरेंट ट्यूब that are inside from mouth to stomach। कहाँ से कहाँ इंसर्ट की जाती है? माउथ से स्टमक इंसर्ट की जाती है। और ये किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की, मेड अप ऑफ पीवीसी। सिलिकॉन की ये हमारे पास बनी हुई होती है। और उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है चौथी ट्यूब, वो कौन सी है? सेलम संप। नेक्स्ट हमारे पास चौथी सेलम संप। जो हमारे पास सेलम संप ट्यूब होती है ये कौन सी होती है? हमारे पास एक डबल ल्यूमन ट्यूब होती है। जो हम इतनी देर से इन ट्यूबों के बारे में बात कर रहे थे वो हमारे पास कौन सी थी? सिंगल ल्यूमन ट्यूब थी। लेकिन जो हमारे पास सेलम संप ट्यूब है वो कौन सी? हमारे पास एक डबल ल्यूमन ट्यूब है। तो इट इज डबल ल्यूमन ट्यूब, डबल ल्यूमन ट्यूब। और ये यूज कहां जाती है अपने पास? कंटिन्यूअस सक्शनिंग या फिर डीकम्प्रेस द स्टमक, वहां पे अपने को ये यूज में ली जाती है। तो दो चीजें हमारे पास डबल ल्यूमन हो गए, एक तो कंटिन्यूअस सक्शनिंग और डीकम्प्रेस द स्टमक। तो यूज फॉर continuous suctioning and decompress stomach, decompress stomach। ये हमारे पास कौन सी हो गई ट्यूब? हमारे पास 4 प्रकार की ट्यूब हो गई। तो आर्टिकल कलेक्ट कर रहे हैं। आर्टिकल कलेक्ट में सबसे पहले अपन ने ट्यूब है, उन ट्यूब को लिया और 4 प्रकार के हमारे पास अलग अलग ट्यूब आ गई। उसके बाद में हमारे पास जो ये 4 प्रकार की ट्यूब है इनकी साइज, उन साइज के बारे में अपन पता करते हैं कि जो हमारे पास ट्यूब अलग अलग प्रकार की इनकी साइज क्या क्या होती है सभी ट्यूब की। तो अकॉर्डिंग टू साइज हम इसकी बात कर लेते हैं। तो इनकी साइज और फिर इनकी कलर कोडिंग, उन दोनों के ही हिसाब से अपन इनकी साइज है उसके बारे में पता कर लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन इनके साइज के बारे में। अकॉर्डिंग टू साइज इनकी जो ट्यूब होती है उन ट्यूब की साइज के बारे में। साइज ऑफ एनजी ट्यूब, जो हमारे पास अलग अलग प्रकार की ट्यूब होती है उन ट्यूब की, जैसे हमने बात करें अभी ट्यूब के, इन ट्यूब की साइज है उन साइज के बारे में बात करेंगे पहले तो। और उसके बारे में जो अलग अलग कोडिंग होती है हमारे पास, कलर कोडिंग होती है, उन कलर कोडिंग के हिसाब से भी अपन इनका जो साइज है उनके बारे में पता करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास ट्यूब है, फ्रेका ट्यूब है।
उस फ्रेकर ट्यूब की साइज हमारे पास क्या होती है। तो हमारे पास जो फ्रेकर ट्यूब है, अपन बात करते हैं इनकी साइज फ्रेंच के अंदर, तो हमारे पास दो ट्यूब, दो लेंथ साइज में जो फ्रेकर ट्यूब होती है, 12 फ्रेंच में और 15 फ्रेंच, दो लेंथ में हमारे पास ये ट्यूब पाई जाती है। एक तो 12 फ्रेंच और एक 15 फ्रेंच के हमारे पास ट्यूब रहती है। अब इन फ्रेंच ट्यूब का जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में अपने को पता करना है। तो जो हमारे पास 12 फ्रेंच की ट्यूब है उसका जो हमारे पास लेंथ आएगा वो आएगा 120 मीटर सेंटीमीटर, और इसका आएगा 100 सेंटीमीटर। ये हमारे पास यूज में लेते हैं अपन। जो हमारे पास फ्रेकर ट्यूब होती है वो 12 फ्रेंच 120 सेंटीमीटर या फिर 15 फ्रेंच 100 सेंटीमीटर अपन यूज में लेते हैं। उसके बाद में दूसरी अपने पास ट्यूब है, एक लेविन ट्यूब है। कौन सी ट्यूब है दूसरी हमारे पास? लेविन ट्यूब है। जो लेविन ट्यूब है हमारे पास, उस लेविन ट्यूब की साइज हमारे पास है 6 से 20 फ्रेंच के बीच में अपन इसकी साइज देखते हैं। 6 to 20 फ्रेंच साइज इसकी अपन देखते हैं। हमने बता रखा है कि, मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि 1 फ्रेंच में कितने सेंटीमीटर, सॉरी कितना mm होता है। तो 1 फ्रेंच बराबर 0.33 mm कितना होता है? 1 फ्रेंच इज इक्वल टू 0.33 mm। उसके बाद में हम बात करते हैं एज ग्रुप के हिसाब की, एडल्ट, चाइल्ड, इन्फेंट, न्यूनेट के अंदर हमारी जो साइज है वो क्या क्या हो सकती है। तो एडल्ट के अंदर अपन बात करें, एडल्ट उनके अंदर 16 फ्रेंच, ठीक है। एडल्ट्स के अंदर कितनी साइज हमारी? 16 फ्रेंच। उसके बाद में अपन बात करें चाइल्ड्स की, तो चाइल्ड के अंदर कितना है? उनके अंदर आता है अपने पास 12 फ्रेंच, 12 फ्रेंच लेंथ आती है। उसके बाद में इन्फेंट की बात करें तो उसके अंदर आती है 10 इन्फेंट, 10 फ्रेंच। और न्यूनेट है उनके अंदर अपन लेते हैं 8 फ्रेंच। ये हमारे पास जो ट्यूब है उनकी साइज आ गई। और अपने एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप के हिसाब से भी हमारे पास इनकी अलग अलग साइज हमारे को पता चली है। एडल्ट्स के अंदर अपन लेते हैं 16 फ्रेंच एंड चाइल्ड्स 12 फ्रेंच, एडल्ट इन्फेंट के अंदर 10 फ्रेंच, और न्यूनेट्स होते हैं उनके अंदर 8 फ्रेंच की अपन ट्यूब यूज में लेते हैं। ये तो हो गया हमारी ट्यूब के हिसाब से अपन इसकी लेंथ के बारे में पता करा। अब ये ट्यूब है, इनका अलग अलग कलर कोडिंग होता है, उन कलर कोडिंग में भी इनकी जो साइज है वो अलग अलग होती है। तो अपन कलर कोडिंग के हिसाब से ट्यूब की जो साइज होती है उनके बारे में देखते हैं। कलर कोडिंग, कलर कोडिंग में सबसे पहले अपन बात करते हैं जो 6 फ्रेंच, उसकी अपने पास कलर क्या होती है? जो 6 फ्रेंच की हमारे पास साइज की ट्यूब होती है उसका कलर होता है हमारे पास लाइट ग्रीन। 6 फ्रेंच का कलर कौन सा हो गया हमारे पास? लाइट ग्रीन। उसके बाद हम बात करते हैं अपन 8 फ्रेंच, इसका कलर हमारे पास कौन सा है? ब्लू। जो 8 फ्रेंच की ट्यूब उसका कलर कौन सा है? ब्लू। और 10 फ्रेंच, 10 फ्रेंच की हमारे पास जो ट्यूब है उसका कलर हमारे पास कौन सा है? ब्लैक। कौन सा कलर है? ब्लैक। उसके बाद में बात करते हैं अपन 12 फ्रेंच, जो 12 फ्रेंच के हमारे पास ट्यूब उसका कलर कौन सा आता है हमारे पास? या तो अपन उसको व्हाइट कलर की बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं अपन उसको ग्रे कलर, व्हाइट या ग्रे कलर की भी इसको अपन बता सकते हैं। उसके बाद में 12 के बाद में हमारे पास है 14 फ्रेंच। 14 फ्रेंच की जो ट्यूब होती है 14
उसका हमारे पास कलर होता है डार्क ग्रीन, उसका कलर हमारे पास डार्क ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद बात करें अपन, जो हमारे पास 16 फ्रेंच की ट्यूब होती है उसका कलर होता है हमारे पास 16 फ्रेंच, वो होती है हमारे पास ऑरेंज कलर की। उसके बाद हम बात करें 18 फ्रेंच, जो 18 फ्रेंच की ट्यूब होता है हमारे पास उसका कलर होता है रेड। और एक हमारे पास है 20 फ्रेंच, उसका कलर होता है हमारे पास ब्लैक। तो ये हो गए हमारे पास ट्यूब कलर कोडिंग के हिसाब से जिनकी अपने को साइज क्या क्या होनी चाहिए। तो कलर कोडिंग के हिसाब से साइज का अपन देखें तो 6 फ्रेंच के हमारे पास ट्यूब है, उसका कलर कौन सा हमारे पास लाइट ग्रीन। उसके बाद में 8 फ्रेंच है ब्लू, 10 फ्रेंच ब्लैक, सॉरी जो 20 फ्रेंच की ट्यूब है उसका कलर अपने पास येलो, बाय मिस्टेक सॉरी येलो, सॉरी फॉर दिस कन्वर्सेशन। उसके बाद में 12 फ्रेंच की जो ट्यूब होती है हमारे पास उसका 2 कलर, या तो व्हाइट कलर में अपने को मिलेगी या फिर मिलेगी अपने को ग्रे कलर में। उसके बाद में हमारे पास है 14 फ्रेंच जिसका कलर अपने पास कौन सा रहता है डार्क ग्रीन। ग्रीन कलर में अपने पास 2 ट्यूब दिखाई दे रही है, एक लाइट ग्रीन और एक डार्क ग्रीन है। जो लाइट ग्रीन कलर की हमारे को दिखाई दे रही है वो 6 फ्रेंच की दिखाई दे रही है, और जो डार्क ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है अपने को वो 14 फ्रेंच की है। उसके बाद में 16 फ्रेंच की हमारे पास ऑरेंज, उसके बाद में 18 की रेड और 20 फ्रेंच की येलो। अभी थोड़ा गलत हो गया था, हमें ब्लैक लिख दिया था येलो की जगह पे, तो सही कर लेना, येलो होती है 20 फ्रेंच की। तो ये हो गए हमारे पास इनकी साइज कलर कोडिंग के हिसाब से, ठीक है। आगे जो अब प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के अंदर अपने को अभी तो सिर्फ एक ही स्टेप हुई है प्रोसीजर की, वो स्टेप हुई है अपने को ओनली एनजी ट्यूब। अब उसके बाद में हमारे और भी क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है प्रोसीजर के अंदर, उन चीज़ों की बात करेंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास इसके जैसे ये क्लास अभी आएगी उसके बाद में डेली अब रेगुलर क्लास आ जाया करेगी। थैंक यू सो मच।